हेलो बच्चों, सभी लोगों को नमस्कार। इस ब्लॉग में हम थोड़ा सा बच्चों को कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई से संबंधित। और इसमें जो है बच्चों को सबसे पहले शुरुआत में बताएंगे कि इतिहास के बारे में जानकारी देंगे कि इतिहास क्या है। तो इतिहास प्राचीन काल की घटनाओं के आधार पर वर्तमान को साक्ष्य प्रकट करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास इति धन हास मतलब बीते हुए समय के आधार पर हम उनकी जानकारी को नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं, उसे ही इतिहास कहा जाता है। ठीक है, इतिहास जैसे हिस्ट्री, इतिहास को हिस्ट्री भी कहते हैं। हिस्ट्री हिस्टोरिका के शब्द के नाम से बना हुआ है, जो लैटिन भाषा का है, यूनानी भाषा का, इसको हिस्टोरी पढ़ा जाता है। इसको जानते हैं इतिहास। और इतिहास जानने के साधनों में हमें अभी आपको हम बताएंगे इतिहास। जैसे हम प्राचीन काल से बहुत सारी वस्तुओं को उपयोग करते आ रहे हैं, जिनको हम जानते नहीं क्योंकि वो लिखा नहीं गया है। तो हम अभी आपको बताने वाले हैं कि हम कैसे जानेंगे। तो हम सबसे पहले, जैसे बच्चे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता किसी चीज़ के बारे में, तो परिवार में अपने उनके दादा दादी होते हैं या नाना नानी या बड़े बूढ़े होते हैं, वो लोग हमें पुरानी अपने ज़माने से और पुरानी बातें बताते हैं। और समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से भी हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। सोचो कि अगर हम आज से हजारों साल पहले के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें, या उनके रहन सहन के बारे में, वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, उनका जीवन कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम इसके बारे में ही आज थोड़ा सा जानेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हजारों सालों से पहले यहाँ के लोगों के बारे में जानना हो, या यहाँ के अपने प्राचीन काल के, जैसे कहते हैं हम बाबा आदम के ज़माने के हैं। आदम का मतलब आदि मानव काल के, जो हमारे यहाँ आदि मानव का इतिहास चालू होता है, उसके बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करना है तो हमें इतिहास का वह प्रथम कालखंड याद करना होगा। इतिहासकार अपने अतीत से प्राप्त हुए साक्ष्यों और उनके आधार पर प्राप्त की गई जानकारी देते रहते हैं। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने हमें इतिहास के बारे में बताया है। इतिहास जो है बीते हुए समय और उस समय के अनेकों लोगों को समझने जानने का एक साधन है। पुरातत्व के माध्यम से ही हम प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी हमें पुरातत्व के माध्यम से ही होती, क्योंकि उस समय कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता। वहाँ का इतिहास जानने के लिए हमें पुरातत्व सामग्री के सहयोग लेना पड़ेगा। और उस पुरातत्व सामग्री को, जैसे हमारे पुरातत्ववेत्ता होते हैं जो प्राचीन इतिहासों की जानकारी देते हैं, विभिन्न स्थलों से खुदाई में प्राप्त हुए उनके वस्तुओं से, खिलौनों से, हथियारों से, यहाँ तक कि उनके भोजन के कुछ अवशेष भी हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो इसके आधार पर जो है इतिहासकारों ने इतिहास को लिखा है और इतिहास की विस्तृत व्याख्या की है। तो प्राचीन काल से मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, उनके द्वारा निर्मित इमारतों, जैसे कि मंदिर हो गए या बड़े बड़े भवन हो गए आदि के खंडहरों या उनके पुराने अवशेषों के आधार पर जो जानकारी प्राप्त की गई है, उसे ही हम पुरातत्व कहते हैं। और इनके विषय में जो जानकारी देता है हमें, जैसे उसको पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पुरातत्व का मतलब यहाँ होता है आर्कियोलॉजिस्ट, ARCHAEOLOGY, इसको होता है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। और जो इनके बारे में जानकारी देता है उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि हम प्राचीन काल में कैसे कैसे अपने अतीत के बारे में जानते हैं। तो अतीत में, प्राचीन काल में भी ऐसा युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उस समय के लोगों को जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ होती थी। जीवन के विषय में हम कैसे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे में लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए गए विभिन्न सामान, जैसे मिट्टी के बर्तन, उनके खिलौने, उनके हथियार,
उनके औजार या अन्य उनके उपयोग में लाई गई सामग्री हैं, इसके द्वारा ही हम उनके इतिहास के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो हमारे इतिहासकार हैं या पुरातत्ववेत्ता जो हमारी पुरानी वस्तुओं के आधार पर इतिहास लिखते हैं, वो इन्हीं के बेस पर वो इतिहासों को लिखे हैं। तो इस प्रकार से पुरातत्ववेत्ता ये ऐतिहासिक जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर ही इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। इतिहासकारों ने इसको 3 भागों में बांट दिया है प्राचीन काल के पूरे इतिहास को। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। अभी हम इनके बारे में भी आपको बताएंगे। आद्य ऐतिहासिक काल होता है, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हमारा है, तीसरे कालखंड को हम ऐतिहासिक कालखंड में बांटेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक काल ही हमारा सबसे बढ़िया प्रामाणिक और लिखित सामग्री वाला है, जिसको हम पूरा प्रामाणिक मानते हैं ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल, अब थोड़ा सा एक नजर आप फटाफट इस पे डाल लीजिए तीनों पे। प्राक ऐतिहासिक काल, अब यहाँ पे हम आपको बोर्ड पे लिख दिए प्राक ऐतिहासिक काल। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा सामने की तरफ होकर के सुना देता हूँ। प्राक ऐतिहासिक काल जो है हमारा प्राचीन काल का है, जिसके बारे में न तो कुछ लिखा गया है न ही कुछ पढ़ा जा सकता है। इस समय केवल चित्रात्मक लिपि थी, चित्र के माध्यम से लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करते थे। बड़ी बड़ी कंदराओं में, गुफाओं पर, शिला पट्टों पर। जब प्राचीन काल के आदि मानव के समय के लोग होते थे तो अपने अपने गुफाओं में चित्र बनाते थे। उनको कोई लिखने पढ़ने का वैसा ज्ञान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद दूसरा काल प्रारंभ होता है, प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा काल प्रारंभ होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके समय में कुछ लिखावट, कुछ चित्रात्मक लिपियां बनाई गई थी। कुछ जैसे छाप दिए, कुछ ऐसे ताप दिए, ऐसे उल्टा सीधा कुछ बना देते थे। उसका मतलब कुछ समझ में नहीं है। आज तक के हमारे पुरातत्व वैज्ञानिक जिसे कहते हैं, या बड़े बड़े प्राचीन काल के इतिहासकार, इन लोगों ने इसको पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे कालखंड को जिसके बारे में कुछ लिखा तो गया है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। अब आता है हमारा तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में संपूर्ण जानकारी लिखित रूप से मिलती है और उसको पढ़ा भी जा सकता है, और उस समय को इसलिए हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं कि जो लिखित सामग्री प्राप्त हुई है उसको हमारे विद्वानों ने पढ़ करके उसका मतलब अर्थ निकाल लिया है। अब देखिए, इस ऐतिहासिक काल की जानकारी लिखने के बाद थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिए कि प्राचीन काल की जो मानव थे या प्राचीन काल की जो ऐतिहासिक सामग्री पहले प्राप्त होती थी, आज हमें तो कागजों पर लिखा हुआ मिलता था, लेकिन प्राचीन काल में हमें कागज नहीं थे। पहले काल के लोग वे अपना जो इतिहास लिखते थे वो ताड़ के पत्रों पर, जो नारियल के बड़े बड़े वृक्ष होते थे उस पर, उसके पत्तों पर लिखते थे, ताड़ पत्रों पर लिखते थे। एक भोजपत्र नाम के पौधा आता है, भोजपत्रों के पत्तों पर बड़े बड़े, हम लोग जब छोटे छोटे होते थे भोजपत्रों को देखते थे, उस पर भी कुछ लिखावटें हुई रहती थी। और ताम्र पत्र, तांबे के जैसे छोटे छोटे बच्चों को लिखने के लिए स्लेट मिलती है, बच्चा स्लेट पे लिखता है, खेलता है, ड्राइंग बनाता है, मिटाता है। तो उसी प्रकार से तांबे के पत्र होते थे जो बड़े बड़े प्लास्टिक, एक प्रकार से लोहे के पत्रा टाइप के होते थे, वो तांबे के बने होते थे और उस पर भी लिखावट मिलती है। और स्तंभ लेख, जैसे आजकल हमारे आधुनिक समय में बड़े बड़े क्या कहते हैं, जैसे कहीं रोड बन गई, खड़ंजा बना, नाली नाला बना, तो वहाँ पे सांसद विधायक नेता लोग आते हैं, पत्थर शिलालेख लिखवाए जाते हैं, इसका निर्माण फलाने विधायक निधि से हुआ, इस तारीख को हुआ, इसका उद्घाटन ऐसे हुआ। तो ऐसे ही करके हम ताम्र जो है स्तंभ लेख लिखवाते थे। और उसके बाद आता है शिलालेख। शिलालेख बड़े बड़ी चट्टानों पर, पहाड़ों पर लिखा जाता था। उसके आधार पर उस राजा के समय की उपलब्धियां लिखी जाती थी कि राजा ने क्या क्या काम कराए, अपने प्रजा के हित के लिए क्या क्या अच्छा काम कराए। ये हो गया हमें प्राचीन इतिहास जानने के साधन। तो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे थे पुरातात्विक इतिहास के बारे में। तो हम पुरातात्विक स्रोत से किस प्रकार से हम इतिहास को जानेंगे। तो भाई ऊपर हमने लिख दिया पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख आते हैं। अभिलेखों में हमारे प्राचीन काल से अभिलेखों
का वर्णन मिलता है। बहुत सारे राजा महाराजाओं के अभिलेख मिले हैं और जो सबसे ज़्यादा अभिलेख इस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत तो पहले एक ही में था, उसके बाद अलग होने के बाद भी हमारे सम्राट अशोक के अभिलेख अफगानिस्तान, काबुल, कांधार, ईरान, इराक से लेकर के पूरे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में बहुत सारे उनके हैं। अशोक का रुमनदेही का अभिलेख है जो लुम्बिनी से प्राप्त होता है, जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बारे में भी हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है कि वहाँ पर सम्राट अशोक ने जनता से लिए जाने वाले कर को 1/3 घटा दिया था वहाँ पर। तो हमें प्राचीन काल में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है वो अभिलेखों का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, मतलब अभिलेखों के माध्यम से हमें वहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिलती है। और जो अशोक के अभिलेख होते थे वो बड़े बड़े पत्थरों पर, शिलाओं पर लिखे जाते थे और उनसे जनता के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लिखा जाता था। जनता के भले के लिए कितने कार्य हुए सारा उस पर विवरण उपलब्ध होता था। इसके अलावा हमारे लिए इन अभिलेखों में तमाम प्रकार की लिपियों का भी प्रयोग होता था, जैसे ब्राह्मी लिपि हो गई, खरोष्टी लिपि है और अमरेइक है, ग्रीक है। 4 भाषाओं में सम्राट अशोक के अभिलेख मिलते हैं। अब जैसे हम लोग अभी ब्राह्मी लिपि के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य जो मिलते हैं हमें बौद्ध ग्रंथों में लिखित ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता है। और हम लोग आधुनिक समय में आप देखते हैं तो हम लोग तो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी लिपि जो है देवनागरी है। और हम लोग संस्कृत भाषा भी प्रयोग करते हैं, इसकी लिपि वो भी देवनागरिक है। और अंग्रेजी तो रोमन लिपि से आई है, लैंग्वेज इंग्लिश होती है। तो इस समय हमारी जो अपनी हिंदी मातृभाषा की लिपि वो देवनागरी लिपि है। तो इनके माध्यम से भी हमें बहुत सारे इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और दूसरा है सिक्के और मुहरें। आज भी हमारे यहाँ वर्तमान काल से लेकर के प्राचीन काल तक के समय में सोने का बहुत बड़ा मूल्य था। सोने का मतलब कि सोना एक मूल्यवान धातु के रूप में प्रसिद्ध है। आज ये सोना देखिए महंगा हो गया, लाख रुपए या उससे ऊपर जा रहा है। और प्राचीन काल में भी सोने का मूल्य बहुत था। सोने के सिक्के बनती थी, मुहरें बनती थी या सोने के आभूषण बनते थे। तो जो राजा ज़्यादा समृद्धशाली और मतलब कि अमीर या जिसे कह लीजिए उस समय जनता खुशहाल थी, तो उस समय सोने का उपयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता था। जो राजे का शासनकाल थोड़ा सा, राजे रजवाड़ों का शासनकाल थोड़ा कम अमीरी में होता था या जो ज़्यादा संपन्न नहीं होते थे, उनके यहाँ चांदी का प्रयोग अधिक होता था, सोने का प्रयोग कम होता था। और जो थोड़ा सा वैसे होते थे उनके यहाँ कांसे का भी प्रयोग होता है। कांस के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और मुहरे सब मिलते थे। तो इनके बारे में हमें बहुत ऐतिहासिक सामग्री यूँ मिलती है कि इतिहास के लिए सिक्कों पर राजाओं के चित्र छपे होते थे, राजाओं की घोड़े पे सवार मूर्ति मिलती थी, उनके यहाँ लक्ष्मी की मूर्ति, तमाम प्रकार के देवी देवताओं और राजाओं के नाम तक उन सिक्कों पर छपा होता था। सिक्के और मोहरों से ही हमें पता चलता है कि कौन से शासक किस किस के प्रेमी होते थे। कोई वीणा बजाते हुए हमारे यहाँ समुद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य का मोर उस पे आता है चित्रों पे। महात्मा गौतम बुद्ध के बहुत सारे चित्र मिलते हैं। गुप्त काल के राजाओं का थोड़ा सा बहुत सारा चित्र मिलता है हमें। तो ऐसे ही सिक्कों के माध्यम से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिक्के ही हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चालू है? चलिए जी, देखिए अभी तो हम लोग साहित्यिक स्रोतों के बारे में अब जानेंगे। अभी तो हम लोग पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त किया है, कैसे हम पुरातत्व से इसके बारे में। तो हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में, क्योंकि हमें ताड़पत्रों के माध्यम से भी ज्ञान मिला उस समय का कि प्राचीन काल के लोग कैसे रहते थे, क्या उनका रहन सहन खान पान था। ताड़पत्रों पर भी लिखावट से ही वो लोग करते थे। भोजपत्र, भोज के पन्नों पर भी उनका लिखावट था। भोजपत्रों के माध्यम से भी हमें प्राचीन काल के लोगों के रहन सहन खान पान की जानकारी मिली। भोजपत्रों के बाद ताम्रपत्र, तांबे के पत्रे होते थे स्लेट की तरह, उन पे भी लिखावट होते थे और लिखा हुआ बहुत पक्की स्याही से रखा हुआ है अभी संग्रहालयों में, म्यूजियम में, कि अभी उनकी लिखावट कहीं गई नहीं है। वो एकदम साफ सुथरे हैं, बस खाली कुछ पढ़े जा सके, कुछ नहीं पढ़े जा सके हैं। तो बहुत सारे हैं कि हमारे ये साहित्यिक स्रोतों में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से भी हमें ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। उन धार्मिक ग्रंथों में हम देखते हैं जैसे हमारे यहाँ वेद हो गए। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। वेदों के माध्यम से भी हमें प्राचीन इतिहास
सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज हमें छूट गया कि प्राचीन काल में लकड़ी के पट्टों पर चमड़े पे भी कुछ अभिलेख प्राप्त होते हैं प्राचीन काल में थोड़े मोड़े। अभी एक प्रश्न आपको मिल जाएगा कि ऐसा कौन सा शासक हुआ मुगल काल का जिन्होंने चमड़े के सिक्के चलाए थे। तो चमड़े का सिक्का एक भिस्ती चलाया था जो एक दिन के लिए राजा बना था, हुमायूं का उसने प्राण बचाया था, गंगा में डूब रहा था हुमायूं। तो ये तो मॉडर्न और आधुनिक उसके क्या कहते हैं मुगल काल का बारे में जानकारी देता है। लेकिन ये लकड़ी के पट्टों पर भी हमें बहुत सारे प्राचीन ऐतिहासिक ने, तो हम वेदों के बारे में करते हैं तो हमें चारों वेदों से भी बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं। उसके बाद है हमारे यहाँ जो धार्मिक ग्रंथ है, हमारे रामायण है जिनमें 24,000 श्लोक हैं। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया हमारा रामायण जो कि हमें एक ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है। दूसरे हैं हमारे महाभारत। महाभारत को प्राचीन काल में जय संहिता के भी नाम से जाना जाता था। उसमें 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए इसको सत साहित्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के मतलब महाभारत के माध्यम से भी हमें बहुत सारे ऐतिहासिक जानकारी, उस समय के लोगों का पूरा इतिहास और विवरण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ धर्मेतर साहित्य हैं धर्मों के अलावा भी, जैसे हमारे यहाँ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, चाणक्य के नाम से जिसे जाना जाता है, चाणक्य नीति भी उन्होंने लिखा है। उन्होंने एक अर्थशास्त्र नाम का पुस्तक लिखा है, अर्थशास्त्र, जिसको पूरे भारत के राजनीतिक विवरण उसमें उपलब्ध होते हैं। दूसरा है कल्हड़ की राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक पुस्तक है जो 8वीं 9वीं शताब्दी में लिखी गई थी, इसको कल्हड़ ने लिखा था। यह संस्कृत भाषा में लिखे महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है जिसके बारे में हमें कश्मीर के 11वीं शताब्दी का इतिहास हमें प्रदान कर जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे विदेशी यात्री टूरिस्ट आते हैं। हमारा भारत प्राचीन काल से ही महान रहा है, वहाँ पर विदेशी लोग यहाँ पर घूमने, व्यापार व्यवसाय करने के लिए, भ्रमण करने के लिए आते रहते हैं। इन्हीं विदेशी यात्रियों में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में एक आया था सेल्यूकस का राजदूत जिसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने यहाँ पर आया, पूरे भारत का दौरा किया, घूमा यहाँ पे। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर बहुत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, घास फूस, फल, साग सब्जी पाए जाता है और यहाँ पर बहुत अच्छी जलवायु मिलती है। ये जो कि यूनानी राजदूत था। उसके बाद में यहाँ पर चीनी यात्री भी आता है, फाहियान नामक व्यक्ति, वो भी भारत में आता है, यहाँ पे रहता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में रहता है। यहाँ पर हुएनसांग एक आता है, ये भी चीनी यात्री था, यहाँ पर घूमता है और यहाँ पर यात्रा वृतांत लिखता है और भारत का बहुत बड़ा इतिहास लिख करके यहाँ से वो ले जाता है। इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे विदेशी बहुत से विदेशी यात्री आए, यहाँ पर घूमे और यहाँ से इतिहास लिख के हमारे लिए भी इतिहास दायक या प्रदान करने वाली वस्तुएं छोड़ करके गए हैं। आप लोग इसको पढ़ते रहिए और फिर अभी हम आपको प्रश्न। तो अभी तक हमने पूरे पाठ को एक सरसरी नज़र में देख लिया, थोड़ा समझ लिया। इसको थोड़ा सा एक समरी टाइप का इसमें हो गया कि इतिहास में बहुत सारी तिथियां भी होती थी, लेकिन ये तिथियों में जैसे हमें आता है कि हमें कुछ तिथियां ईसा पूर्व के जानकारी दिलाते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथियां को हम लोग ईसा पूर्व के बारे में कहते हैं। जैसे होता है BC, इसका मतलब होगा बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथियों को BC कहा जाता है। और ईसवी सन, जैसे मान लो इस वक्त 2025 ईस्वी चल रही है, तो ईस्वी सन हो गया, इसको AD एनो डोमिनी के नाम से जाना जाता है। एनो डोमिनी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, एनो डोमिनी, इसके बारे में। तो जैसे और मान लीजिए हमारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, जैसे अभिलेखों के बारे में भाई हमें तमाम प्रकार के हिंदी, संस्कृत में, पाली में तमाम भाषाओं के अभिलेख मिले हैं, ग्रीक का, अमरीक का, तो अशोक के 4 भाषाओं के अभिलेख मिले। तो अभिलेख जो बड़े बड़े पत्थरों पर, जैसे आज हमारे मैंने आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो कोई अच्छा काम कराता है, हम लोग अपने घरों पर नेम प्लेट लगवाते हैं, पत्थर पे ही लिखवा के लिख देते हैं, तो उसी को अभिलेख कहा जाता है। पत्थरों पर लिखे गए स्तूप जो थे, किसी ईंटों के ढेर को या पत्थरों के बड़े से ढेर पर बनाया गया कोई अच्छा गुंबद, अच्छे महल, उसी को स्तूप कहा जाता है। स्तूपे में हमारे बड़े बड़े जो महापुरुष थे, ज्ञानी महापुरुषों की उनकी अस्थियां उसमें रखी गई होती हैं। और पुरातत्व के बारे में तो आप जानते हैं, जो पुरातत्व के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और हमें पुरातत्व की सारी जानकारी अगर प्राप्त करनी हो तो बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पर म्यूजियम होते हैं, संग्रहालय, वहाँ पे आप जाएंगे, प्राचीन
काल से, आदि मानव के काल से लेकर के हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालों से लेकर के तमाम कालों तक की हमें जानकारियाँ मिलती हैं संग्रहालय में। संग्रहालयों के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। और क्या कहते हैं कि उसमें भी जैसे हम देखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक है हमारा, प्राक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, तीनों के बारे में भी हमने बता दिया। जिसकी जानकारी हमें पढ़ने लिखने में नहीं हो वो प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक के बारे में कुछ लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल जो होता है उसके बारे में सारी जानकारी हमें लिखित रूप से मिली है। और हमारे जो पुरातत्ववेत्ता हैं, पुरातत्ववेत्ता लोग इतिहास लिखने का ही कार्य करते हैं। जो पुरानी और जो हमारे आधुनिक काल है, मध्यकाल हैं या प्राचीन काल हैं, जिनको इतिहासकार कहा जाता है, इतिहासकार जो है सारी ऐतिहासिक घटनाओं को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे मेरे प्रश्नों पर जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ प्राक ऐतिहासिक काल में हमारे यहाँ लिखित सामग्री प्राप्त थी कि नहीं थी, तो भैया प्राचीन काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित सामग्री नहीं थी। उस समय कोई चित्र बनाते थे लोग, शिकार करने का चित्र, तीर कमान तलवार, कोई डिजाइन बना देते थे, गुफाओं के दीवारों पे पेंटिंग बना देते थे, ऐसा ये सब था। और प्राचीन काल के मानव भी पूछा जाए कि भैया प्राचीन काल के मानव में बेटा क्या लिखने का ज्ञान था, कागज का ज्ञान था, तो उनको कागज वागज का कोई ज्ञान नहीं था। कागज का ज्ञान तो चाइना वालों ने दिया है, धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला। उसके बाद सिक्के और अभिलेखों के माध्यम से भी हमें जानकारियां बहुत सारी मिलती हैं। राजतरंगिणी मैंने आपको बताया कि कल्हड़ की पुस्तक है जो 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी तक की जानकारी हमें देता है बेटा। तो ये है जो हमारे कश्मीर के इतिहास के बारे में। और वेद पुराण भी हमारे यहाँ शामिल हैं, वेदों के बारे में भी धार्मिक ग्रंथ हैं और बहुत सारी धार्मिक जानकारियाँ मिलती है। मौर्य काल में फाहियान नामक एक और चीनी यात्री आया था, यो भी हमारे देश के बारे में बहुत सारी इतिहास की जानकारी हमें दे करके गया है। तो हमारे चैनल जैसे लगा हो, आपको पाठ जैसा लगा हो उसको कमेंट में लिखना, देखना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। दयाशंकर 9988। थैंक यू, धन्यवाद।